नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन की आज की क्लास में हम सभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक सजीव जंतु एवं पादप की दूसरी क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगत में अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है? मोनेरा जगत, कवक जगत, प्रोटिस्टा जगत या पादप जगत? तो अमीबा और पैरामीशियम का जो अध्ययन किया जाता है वो प्रोटिस्टा जगत में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन कह रहा है जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को गर्म करके नहीं रखा जाता है। यह कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जीवाणुओं से किसी भी चीज़ को बचाने के लिए हम उसको गर्म करके भी रख सकते हैं। तीसरा कथन कह रहा है जीवाणुओं से बचाने के लिए वस्तुओं को अचार या मुरब्बा के रूप में रखा जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। अतः इन दिए हुए कथनों में से कथन 1 और कथन 3 जो है, ये हमारा सत्य कथन है और कथन दूसरा जो है असत्य है। तो असत्य कथन हमको छाँटना है। केवल 2 कथन जो हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाता है। इससे बगुले को भोजन मिल जाता है और भैंस की सफाई हो जाती है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? सहजीविता का उदाहरण है, कवक का उदाहरण है, मानव जीवता का उदाहरण है या परस्परता का उदाहरण है? तो बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाता है, जिससे बगुले को तो भोजन मिल जाता है और भैंस की सफाई हो जाती है। यह सहजीविता का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है सीमा प्रतिदिन अपने बगीचे में लगे गुलाब, नींबू, गुड़हल को पानी देती है। ये तीनों पौधों के कौन से प्रकार का उदाहरण है? झाड़ी, लता, वृक्ष या शाक? तो गुलाब, नींबू और गुड़हल जो पौधे हैं, यह झाड़ी के उदाहरण है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मूसला जड़ें जो हम खाते हैं, इस कथन के आधार पर मूसला जड़ को बताइए। निम्न दिए हुए विकल्पों में से हमको बताना है कि इसमें से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है। प्याज, गाजर, मक्का या गन्ना? तो इस विकल्प में ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। गाजर एक मूसला जड़ का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। किसके बारे में कह रहा है पहला कथन? फिर दूसरा कथन कह रहा है यह जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। तीसरा कथन कह रहा है इनके द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। इन निम्न 3 कथनों के द्वारा किसी एक की विशेषता बताई जा रही है। यह किसकी विशेषता है? चूहे की विशेषता है, केंचुए की विशेषता है या साँपों की विशेषता है या फिर इनमें से किसी की विशेषता? ये उपरोक्त कथनों में नहीं दिया हुआ है। तो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, यह केंचुए की विशेषता है। केंचुए की अन्य विशेषता क्या है? यह जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ठीक है, और तीसरी केंचुए की जो विशेषता दी हुई है इस प्रश्न में, इनके द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उपरोक्त दिया हुआ कथन केंचुए के बारे में विस्तारित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अध्यापक के द्वारा कक्षा में पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को समझाया जा रहा है। अध्यापक किस विषय पर बातचीत कर रहा है? प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश संश्लेषण पर, प्रकाश प्रकीर्णन पर या प्रकाश संवहन पर? तो अध्यापक के द्वारा कक्षा में पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को समझाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है। समानांतर शिराविन्यास का उदाहरण बताइए। इन दिए हुए विकल्पों में से हमको पौधों की पत्तियों का समानांतर विन्यास के उदाहरण के रूप में एक विकल्प का चयन करना है। केला, मूली, चना या नींबू? तो इन दिए हुए विकल्पों में से पत्तियों के समानांतर शिराविन्यास का जो हमारा सटीक उदाहरण हो जाएगा वह केला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से सत्य कथन का चयन करिए। पहला कथन कह रहा है एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक हाथी कम से कम 6 घंटे सोता है और वहीं तीसरा ऑप्शन कह रहा है हाथियों के समूह का नेता सबसे बुजुर्ग हाथी होता है और चौथा ऑप्शन कह रहा है हाथी के 2 महीने के बच्चे का वजन 150 किग्रा होता है। पहला ऑप्शन हमारा एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि एकदम सटीक वजन नहीं दिया हुआ है झाड़ियों पत्तियों का खाने का, क्योंकि यह जो इनका वजन होता है यह 200 से 300 किग्रा तक भी हो जाता है एक दिन में खाने वाले वयस्क हाथियों द्वारा झाड़ियों या पत्तियों का वजन जो होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? बरगद का पेड़, पीपल, केला या आम? तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि पीपल का पेड़ जो होता है वह चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में से कौन से उत्सर्जन अंग हैं? ग्रासनली, फेफड़े, लीवर या त्वचा? तो इन दिए हुए विकल्पों में से फेफड़ा, लीवर और त्वचा ये तीनों जो हैं यह उत्सर्जन में सहायक हैं। अतः विकल्प 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है? फीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, राइबोसोम्स या प्रोटीन? तो रक्त का रंग लाल होने का जो प्रमुख कारण है वो हीमोग्लोबिन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अमीबा व पैरामीशियम किस प्रकार के जीव हैं? एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय या इनमें से कोई नहीं? तो अमीबा और पैरामीशियम जो हैं एक कोशिकीय जीव हैं। अतः ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है शेर व बाघ अपने क्षेत्र या इलाके का कैसे पहचान कर लेते हैं? अपने कानों से, अपने मूत्र की सहायता से, अपनी मूछों से या अपनी आंखों से? तो शेर या बाघ जो होते हैं वह अपने क्षेत्र या इलाके की पहचान अपने मूत्र की सहायता से कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? एंथोसाइएनिन के द्वारा, कैरोटीनॉयड के द्वारा, लाइकोपीन के द्वारा या क्लोरोफिल के द्वारा? के हरे रंग जो होते हैं यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम जो है वो ओशिमम सैंक्टस है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवायन के फूल के नाम से, तुलसी के नाम से, इज़ेमेरी के नाम से या धनिया के नाम से? तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। यह तुलसी के बारे में उल्लिखित कथन बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन? तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है फूलों की घाटी अवस्थित है, अर्थात फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी जो स्थित है यह ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि श्वसन की क्रिया के कारण, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण या उपरोक्त सभी? तो पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में रिलीज करते हैं। इसलिए पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। निम्न दिए हुए विकल्पों में से हमको उस विकल्प का चयन करना है जो बर्फ पर अंडे देने वाले पक्षी के बारे में बताता है। वह आर्कटिक टर्न है, हम्बिंग बर्ड है, एलेपेक्ट्रास है या पेंगुइन है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। पेंगुइन जो है ऐसा पक्षी है जो बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन? तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 2 कैक्टस जो है
यह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली एक वनस्पति है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़ या ओक? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नीम जो है यह वृक्ष जो है यह जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पेंटिनेवन मॉस्ट ने या कार्ल मार्क्स ने? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज जो की वो लैंडस्टीनर ने की। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मानव रुधिर वर्गों की संख्या कितनी है? तो यह 4 वर्ग होते हैं इसके, और इसकी खोज लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्याज, आलू, अदरक हैं, जड़ हैं, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र हैं? तो प्याज, आलू, अदरक जो है यह एक प्रकार की तना है, अतः ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी या मरुस्थलीय? तो कांटेनुमा पत्तियां दर्शा करके शिक्षक जो है यह मरुस्थलीय पौधों के बारे में बताना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कीट बच्ची पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम? तो कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या पैलिसेट के द्वारा? तो पौधों में जल का अधिग्रहण जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। फ्लोएम के द्वारा पत्तियों से बनाए गए जो भोजन होते हैं उनका वितरण फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे में होता है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जल का अधिग्रहण पौधों में जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है विज्ञान के एक शिक्षक को मैग्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? मरुद्भिद क्षेत्र में, लवणोद्भिद दलदल क्षेत्र में, गर्म व आर्द्र क्षेत्र में या शीत क्षेत्र में? तो विज्ञान के शिक्षक को मैग्रो पादपों की तलाश हेतु बच्चों को लवणोद्भिद दलदल क्षेत्रों के में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे केबीएस पीआरटी 2022 में पर्यावरण के लिए सजीव जंतु एवं पादप चैप्टर से संबंधित हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।